नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खबर पर बात करेंगे। हाल ही में तमिलनाडु के तट पर ना मछुआरों के जाल में एक अजीब सी विशाल मछली फंसी है, ऑफिश। हाँ, ओफिश। और इसे कुछ लोग मतलब डूम्सडे फिश या कयामत की मछली भी कहते हैं। कयामत की मछली, नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। और ये कोई छोटी मोटी मछली नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। करीब करीब 30 फीट लंबी, सोचिए जरा। और तट के इतने पास मिलना ये अपने आप में काफी असामान्य बात है। गहरे पानी की मछली है ये। हाँ, सुना है 7 लोगों को मिलकर उसे नाव पर लाना पड़ा। जी, और जैसा आप कह रही थी, ये अकेली घटना नहीं है। मई 2025 से मतलब पिछले कुछ वक्त से दुनिया में कई जगह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया भी शायद। हाँ, कैलिफोर्निया के तटों पर भी ऐसी मछलियों के दिखने की खबरें आ रही हैं। इसके पीछे के तथ्य क्या हैं और वो पुरानी कहानियां, मान्यताएं क्या हैं? क्यों जोड़ा जाता है इसे कयामत से, और विज्ञान क्या कहता है? देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि ये कयामत वाली बात आई कहाँ से। इसका संबंध लोक कथाओं से है, खासकर जापानी संस्कृति से। जापानी संस्कृति? अच्छा, हाँ। वहां इसे र्यूबु नो त्सुकाई कहते हैं, जिसका मतलब है समुद्री देवता के महल का दूत। दूत मतलब कोई संदेश लाने वाला। बिल्कुल। वहां मान्यता है कि ये मछलियां जब सतह पर आती हैं तो ये किसी बड़े भूकंप या सुनामी का संकेत होती हैं। ओह, ये तो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, और ये धारणा और पक्की तब हुई जब 2011 में जापान में वो जो विनाशकारी तोहोकू भूकंप और सुनामी आई थी। हाँ हाँ, याद है। उससे पहले भी वहां कुछ जगहों पर ये ओरोफिश देखी गई थी, तो लोगों ने जोड़ लिया कि जरूर ये मछली चेतावनी देने आई थी। इसका वो लंबा चांदी जैसा अजीब सा शरीर देखकर शायद लोगों के मन में ऐसी बातें आती हों। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति की चीजें लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती हैं। पर विज्ञान इसे कैसे देखता है? मतलब वैज्ञानिक कारण क्या है इनके सतह पर आने के? हाँ, देखिए, वैज्ञानिक नजरिया थोड़ा अलग है, जाहिर है। ओरफिश सामान्य तौर पर समुद्र में काफी नीचे रहती हैं, लगभग 200 से 1000 मीटर की गहराई में। बाप रे, 1000 मीटर? जी, और ये वाकई बहुत बड़ी हो सकती हैं। 11 मीटर यानी 36 फीट से भी ज्यादा लंबी पाई गई हैं। तो इनका सतह पर आना वो सामान्य नहीं है। तो फिर क्यों आती हैं? क्या कारण हो सकता है? ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तब ऊपर आती हैं जब या तो ये बीमार हों या घायल हों। अच्छा। या फिर कभी-कभी समुद्र के अंदर जो तेज धाराएं होती हैं या पानी के तापमान में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए, तो उसके असर से भी ये ऊपर की तरफ बह सकती हैं। मतलब जरूरी नहीं कि भूकंप ही कारण हो? नहीं, भूकंप से कोई सीधा भरोसेमंद कनेक्शन अभी तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है। लेकिन वो जापान वाला उदाहरण और ऐसी कई कहानियां, उन्हें कैसे नकार सकते हैं? देखिए, विज्ञान में ना एक चीज होती है सहसंबंध और दूसरी होती है कारण कार्य संबंध। मतलब दो चीजें एक साथ हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि एक की वजह से दूसरी हो रही हो। हाँ। 2019 में एक स्टडी हुई थी। उसमें बाकायदा ओरेफिश दिखने की घटनाओं और बड़े भूकंपों के डेटा को मिलाया गया, और नतीजा ये निकला कि दोनों के बीच कोई ऐसा पक्का सांख्यिकीय संबंध नहीं मिला जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सके। तो महज संयोग? वैज्ञानिक इसे संभवतः भ्रमपूर्ण सहसंबंध कहते हैं। मतलब हमें ऐसा लग सकता है कि कनेक्शन है, पर असल में शायद न हो। हम इंसान अक्सर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां शायद होते नहीं। समझ गई। पर फिर भी जो तमिलनाडु में अभी हुआ, उससे तो लोग डर गए होंगे। इंटरनेट पर भी काफी चर्चा है। लोग सोच रहे होंगे कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। हाँ, ये मानवीय स्वभाव है। जब कोई ऐसी अनोखी चीज दिखे जिसके साथ पहले से ही ऐसी कहानियां जुड़ी हों, तो डर लगना या चिंता होना स्वाभाविक है। पर वैज्ञानिक समुदाय ज्यादातर यही कह रहा है कि घबराने की बात नहीं है। तो इसे बस एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना माने? हाँ, ज्यादा संभावना यही है कि या तो उस बेचारी मछली के साथ कोई दिक्कत थी, या समुद्र की कोई स्थिति ऐसी बनी कि वो किनारे आ गई। आपदा की चेतावनी वाली बात? वो वैज्ञानिक रूप से पुष्ट नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ ये सदियों पुरानी रोमांचक लोक कथाएं हैं और दूसरी तरफ विज्ञान है जो कहता है कि सीधा कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि हम अनजान चीजों को समझने के लिए कैसे कहानियां बनाते हैं। पर विज्ञान हमें सबूतों के आधार पर सोचने को कहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि तमिलनाडु में ओरेफिश का दिखना एक अद्भुत घटना जरूर है, पर उसे आने वाली किसी आपदा का संकेत मानना वो शायद ठीक नहीं। वैज्ञानिक कारण ज्यादा तार्किक लगते हैं। हाँ, मूक कथाओं का अपना एक अलग आकर्षण होता है।
वो बना रहेगा। लेकिन जहां तक खतरे की बात है, वैज्ञानिक प्रमाण अभी वैसा कुछ नहीं कहते। चलिए, तो काफी हद तक साफ हो गया। लेकिन एक सवाल फिर भी मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। ठीक है, मान लिया कि मछलियां खुद भूकंप की भविष्यवाणी नहीं करती, सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि गहरे समुद्र में जहां ये रहती हैं वहां कुछ बहुत ही सूक्ष्म बदलाव हो रहे हों? किस तरह के बदलाव? जैसे पानी के दबाव में या तापमान में या धाराओं में, कुछ ऐसा जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और वो बदलाव इन मछलियों को असहज करके सतह पर भेज रहे हों। संभव है। और क्या ये बदलाव, जिनका पहला असर शायद इन मछलियों पर दिख रहा हो, वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी बड़े भूगर्भीय या पारिस्थितिक बदलाव का एक तरह का अर्ली सिग्नल हो सकते हैं, भले मछली खुद भविष्यवक्ता न हो? मतलब आप कह रही हैं कि क्या ये गहरे समुद्र के स्वास्थ्य का एक अनजाना बैरोमीटर हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या ये उस अनदेखे इकोसिस्टम में हो रहे किसी असंतुलन का संकेत हो सकती हैं, जो शायद बाद में बड़ी घटनाओं से जुड़ा हो? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। जरूरी नहीं कि लोक कथा सच हो, पर शायद प्रकृति हमें संकेत किसी और रूप में दे रही हो।